गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी डेली करंट अफेयर 4.4। एसजी डेली करंट अफेयर 4.4 में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। सेकेंड है कि मोल्दोवा बना अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य। थर्ड है कि भारत ने नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए WFP के साथ मिलकर पहल शुरू की। फोर्थ है कि भारतीय राजनीतिक सत्यपाल मलिक का निधन, कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। फिफ्थ है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले कॉमन सेंट्रल सचिवालय का नाम एक तावन रहेगा। सिक्स्थ है कि हाल ही में WHO ने हेपेटाइटिस डी को संभावित कैंसरकारी पदार्थ घोषित किया। नीति आयोग ने हाल ही में पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया। एट है कि अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया, कुल दर पहुंचा 50%। नाइन्थ है कि MS स्वामीनाथन द मैन हु पेड इंडिया पुस्तक नरेंद्र लूथर ने लिखी। टेंथ है कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर सबसे ऊपर रहा। 11th है कि ध्रुव स्पेस का पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 फाल्कन रॉकेट से होगा लॉन्च। 12th है कि देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग अक्टूबर में दिल्ली यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि देयर आर 3 वे टू अल्टीमेट सक्सेस। द फर्स्ट वे इज टू बी काइंड, द सेकेंड वे इज टू बी काइंड एंड द थर्ड वे इज टू बी काइंड। यानी अंतिम सफलता तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है दयालु होना, दूसरा रास्ता है दयालु होना और तीसरा रास्ता भी है दयालु होना। फ्रेंड्स, हम लोग 7 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में देश में पहली बार दैनिक UPI आधारित लेन देन कितने मिलियन के पार हो गया है, तो 700। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरा शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है, तो फिलीपींस के सहयोग से। हाल ही में 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो अर्जेंटीना ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन में भारत का क्या रैंकिंग है, तो आपका 5th। वसोहली महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर होगा, तो जम्मू कश्मीर में। चर्चा में रहा महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। VO चिदम्बरनार बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है, ये आपको है तमिलनाडु। हाल ही में अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही 1987 के INF परमाणु हथियार संधि का संबंध किससे है, तो इस केस जो है USA और रशिया से है। उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी राम जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो कनाडा में। हाल ही में किस देश ने स्थिरकाइन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लागू किया है, तो हांगकांग। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है, ये आपको USA के साथ। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि परीक्षा में चर्चा 2025 के किस संस्करण को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, यानी विच एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा 2025 रिसीव द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 7th और ऑप्शन डी 8th। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 8th, यानी 8th जो चर्चा था परीक्षा पे चर्चा उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि परीक्षा पे चर्चा 2025 का 8वां संस्करण था जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। इसे लार्जेस्ट ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन यानी सबसे बड़ा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यह कार्यक्रम में 3.53 करोड़ से अधिक छात्रों
शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया, जो इसे विशेष बनाता है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य परीक्षा में छात्रों को परीक्षा के तनाव से उबारना है। यह कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया, जो छात्र हित को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? In which country has recently become the 107th members of the International Solar Alliance? ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी माल्डो, ऑप्शन सी मेडागास्कर और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि माल्डो, यानी माल्दो जो है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य बना है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मालदो को 107वां सदस्य देश घोषित किया गया अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में। यह गठबंधन भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर 2015 में इसकी आईएसए की शुरुआत किया गया था। आईएसए का उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, टिकाऊ ऊर्जा समाधान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। मालदो का आईएसए में शामिल होना यूरोप के छोटे देशों के लिए सौर ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इससे भारत की ऊर्जा कूटनीति को भी मजबूती मिलेगी और वैश्विक नेतृत्व में इसके योगदान को बढ़ाएगा। फ्रेंड्स मालदो है तो देख लेते हैं मालदो को मैप में। तो मालदो जो है यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल चिसिनाओ है। प्रेसिडेंट की बात करें तो माई सांडू है। करेंसी की बात करें तो मालदोवन लीव है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर रखी है? तो ये आपको विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? ये आपको मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर पहल शुरू की है? यानी फॉर राइस फोर्टिफिकेशन इन नेपाल विद द विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिया स्टार्टेड अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव? ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर भारत ने नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए पहल शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन की पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य है कि नेपाल में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है, खास करके बच्चों और महिलाओं में। इस कार्यक्रम के तहत लोहा, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 में युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाएंगे। भारत इस परियोजना में तकनीकी सहायता, उपकरण, अनुभव साझा कर रहा है, जिससे नेपाल की खाद्य सुरक्षा मजबूत हो सके। यह पहल भारत नेपाल सहयोग को और मजबूत करती है और दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य और पोषित समाज की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? ये आपको गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? तो ये आपको बेंगलुरु में किया जाएगा। किसने ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये आपको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? यानी इंडियन पॉलिटिकल सत्यपाल मलिक पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर फ्रेंड्स है कि जम्मू कश्मीर। यानी भारतीय राजनीति के सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है, ये इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। वे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके थे। जम्मू कश्मीर के अंतिम पूर्णकालिक राज्यपाल रहे। वे जम्मू कश्मीर के अंतिम पूर्णकाल थे राज्यपाल थे जब वहां पर अनुच्छेद 370 हटाया गया अगस्त 2019 में। उन्होंने गोवा, बिहार, जम्मू कश्मीर और अंत में मेघालय जैसे राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। सत्यपाल मलिक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय क्रांति दल से की थी।
बाद में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। वे किसान और आम जनता के मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं और वे अपने स्वतंत्र विचार के लिए चर्चा में रहते हैं। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर है तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर को मैप में। तो जम्मू कश्मीर जो है उत्तर भारत का एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका कैपिटल श्रीनगर में है। ये आपको समर में हो जाता है, जबकि विंटर में इसका कैपिटल जम्मू हो जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा है। सीएम की बात करें तो उमर अब्दुल्ला है। लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट का नाम क्या है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट टू बी बिल्ड अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए भारत मंडपम, ऑप्शन बी शौर्य भवन, ऑप्शन सी कर्तव्य भवन और ऑप्शन डी शास्त्री भवन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की कर्तव्य भवन। यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कॉमन सेंट्रल सचिवालय को अब एकांत वन नाम दिया गया, जिसका अर्थ है एकता या एकजुटता। यह नामकरण सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत हो रहा है, जो भारत सरकार की प्रमुख शहरी पुनर्विकास योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक स्थान पर लाना, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सके। एकांत वन परिसर में भी आधुनिक सुविधाएं, ग्रीन फील्डिंग फीचर्स और स्मार्ट ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एकदम नाम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एकजुटता, समन्वय और सहयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे कैंसरकारी घोषित किया है? यानी रिसेंटली हु हैज डिक्लेयर विच द फॉलोइंग एज अ कैंसरजेनिक, यानी कैंसर काउजिंग? ऑप्शन ए बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की हेपेटाइटिस डी। यानी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस को कैंसरकारी घोषित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में हेपेटाइटिस डी वायरस को कैंसर पैदा करने वाला यानी कार्सोजेनिक घोषित किया है। यह वायसराय हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ इस शरीर में सक्रिय होता है और अकेले संक्रमण नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस डी से संक्रमित लोगों में लीवर कैंसर और सिरोसिस होने की संभावना अधिक होती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार अब वायरस अब मानव कार्सिनोजेन की सूची में आधिकारिक रूप से शामिल है। इससे वैश्विक स्वास्थ्य नीति और टीकाकरण कार्यक्रम पर नए बदलाव की संभावना है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय का दर्जा दिया गया है? तो ये आपको मराठी भाषा को। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये आपको बांग्लादेश के। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये आपको भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया है? यानी हु हैज रिलीज द फर्स्ट इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स? ऑप्शन ए ICAR, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नीति आयोग। यानी पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति, प्रगति और राज्यों की तैयारियों का आकलन करना। इंडेक्स में विभिन्न राज्यों के इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार हिस्सेदारी, निवेश और क्षमता निर्माण जैसे मानकों पर आंका गया है। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में अग्रणी प्रदर्शन कर रहा है। यह इंडेक्स राज्य सरकार की नीति सुधार और निवेश की दिशा में मार्गदर्शन देने में सहायक होगा, जिससे भारत में सतत और हरित परिवहन को बढ़ावा मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है? यानी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट हैज अनाउंस्ड हाउ मच एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 10% और ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी
नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 20%। यानी 20% अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तु पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के लागू करने की घोषणा की है। इस नए टैरिफ के बाद अब अमेरिका में भारत से आयातित कई वस्तुओं पर कुल 50% शुल्क लागू होगा, जो सबसे अधिक दरों में से एक है। इस अतिरिक्त टैरिफ को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के लिए एक दंडात्मक कदम के रूप में पेश किया गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। इस बढ़े हुए शुल्क से कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री खाद्य उत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अत्यंत झटका करार दिया है। भारत सरकार ने इस निर्णय को अनुचित, असंगत और अनुचित बताया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 0.3% से 0.5% की कमी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? यानी हु हैज रिटन द बुक टाइटल MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? ऑप्शन ए प्रियवंदा जयकुमार, ऑप्शन बी BS रवि, ऑप्शन सी AK भट्टाचार्य और ऑप्शन डी PS रमन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स प्रियवंदा जयकुमार जो है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक को प्रियंदा जयकुमार ने लिखा है। यह पुस्तक भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जीवन और योगदान पर आधारित है। पुस्तक में कृषि, खाद्य सुरक्षा और वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में उनके कार्य को दर्शाया गया है। यह जीवनी शैली में लिखी गई है जो युवा और शोधकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60% की। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली की शुरुआत किया है? तो ये आपको तेलंगाना पुलिस ने। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये आपको श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? यानी हु टॉप द रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सिंगापुर। यानी हाल ही में जारी ग्लोबल AICT इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सिंगापुर ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया का सियोल, जबकि तीसरे स्थान पर बीजिंग रहा है। बेंगलुरु, भारत का बेंगलुरु जो है 26वां स्थान मिला है, जो कि भारत में सर्वोच्च रैंक है। यह इंडेक्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति, टैलेंट, स्टार्टअप और रिसर्च पर आधारित है। यह रिपोर्ट काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन 1 LEAP 15 किसके द्वारा लॉन्च करेगा? यानी ध्रुवा स्पेस विल लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल मिशन LEAP 15 with which rocket? ऑप्शन ए फाल्कन 9, ऑप्शन बी GSLV Mark 3, ऑप्शन सी एटलस V रॉकेट और ऑप्शन डी लॉन्ग मार्च 12। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की फाल्कन 9। यानी ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन 1 LEAP 15 को फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ध्रुव स्पेस का पहला व्यावसायिक उपग्रह मिशन स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। मिशन का नाम है LEAP फर्स्ट, यानी लॉन्च इवैल्यूएट एनालाइज प्रोग्रेस है, जिसे कुछ रिपोर्टों में LEAP 15 के रूप में संदर्भित किया गया है। लॉन्च का स्थान और समय जो है आपको तीसरी तिमाही में कैंप कैनवेरल अमेरिका से किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है कि ध्रुव स्पेस द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट और क्यूबसैट की कक्षा में स्थापित करना और उनके प्रदर्शन क्षमताओं को परीक्षण करना है। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, जिसे मेड इन इंडिया सैटेलाइट तकनीक को वैश्विक मंच पर प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी वेयर विल द कंट्री फर्स्ट आर्चरी लीग बी हेल्ड? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की दिल्ली में
देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अब पहली पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। यह एक लीग टूर्नामेंट होगा जिससे पुरुष और महिला रिकवर और कंपाउंड दोनों तरह के तीरंदाजी फ्रेंचाइज टीमें के माध्यम से भाग लेंगे। लीग में भारत के शीर्ष तीरंदाजों के साथ दुनिया के टॉप 10 में शामिल विदेशी खिलाड़ी को भी शामिल किया जाएगा। यह पहल का उद्देश्य है कि भारतीय तीरंदाजी पारिस्थितिकी तंत्र का मजबूत करना और युवा खिलाड़ी को अवसर प्रदान करना है। इसे वर्ल्ड आर्चरी एशिया और भारत के खेल मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में अन्नदाता सुखी भव योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।